अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है तालीमी निज़ाम, पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पर बात करने से पहले सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि तालीम के मायने, जो असल मायने हैं, जो उसका रियल एसेंस है, क्या वो हम सब लोगों को मालूम है? क्या हम लोग अपने बच्चों को सिर्फ डिग्रियां दिलवा रहे हैं या उनकी तालीम और तरबियत भी कर रहे हैं? तालीम का असल कॉन्सेप्ट था कि बच्चे की ज़हनी नशोनुमा हो, वो समाजी लिहाज से एक अच्छा इंसान साबित हो, वो एक बेहतरीन शहरी साबित हो, वो बेहतरीन इंसान के तौर पर पनपे, वो अपने तमाम रिश्तों को अच्छी तरह से मैनेज करे, वो अपने रोज़गार को अच्छी तरह से कैरी करे, वो अपना रोज़गार अच्छा, वो आगे अच्छे रोज़गार को अपना सके और हर तरह से मुफीद साबित हो सके, क्योंकि तालीम का बेसिक मकसद इंसान की ज़हनी सलाहियतों को निखारना और उसको समाजी लिहाज से एक अच्छा और पुरवकार इंसान और मुफीद शहरी के तौर पर जो है वो सामने लाया जा सके। तो ऐसे में क्या आप लोग समझते हैं कि तालीम के असल मायने जो हम लोग तालीम दे रहे हैं, क्या वो उन असल मानों को, वो उस असल मीनिंग को कैटर कर रही है? उन तमाम चीज़ों को जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थे और हुआ करते थे। अगर मैं अपने वालिदैन की बात करूं या अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूं, तो आप लोग देखते होंगे कि उनके पास ना सिर्फ तालीम थी बल्कि उनकी तरबियत भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बेहतरीन अंदाज में हुई थी। हालांकि उस ज़माने में उनके पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उस दौर के उस्ताद, उस दौर की तालीम, उस दौर का तालीमी निज़ाम और उस दौर का जो निसाब था, उसको पढ़ा उस वो एक तीनों का एक, आप यूँ कह लें कि वो एक बहुत मज़े का एक ट्राई एंगल था। एक स्टूडेंट, कंटेंट एंड द टीचर, यानी करिकुलम, टीचिंग मेथडोलॉजी यानी टीचर, और जो स्टूडेंट, जो कि ऑब्वियसली दिस इज़ अ काइंड ऑफ पिरामिड, एक ट्रायंगल बन रही है। तो जब ट्रायंगल में आप हर चीज़ अपने उस फिक्स एंगल में मौजूद है, यानी जो स्टूडेंट है ही इज़ लर्निंग बिकॉज जो टीचर है वो कंटेंट ठीक पढ़ा रहा है और कंटेंट इज़ सॉलिड इनफ, इज़ अप्रोप्रिएट इनफ। Unfortunately, if I start talking about the basic problem in Pakistani education system, then we will come across that the division of the curriculum. सबसे पहले तो हमने curriculum ही divide कर दिए हुए हैं, that this is Punjab textbook board, this is Oxford, this is Harvard one, this is this one, and even some of the schools, they have designed their own curriculum because they think that it's not that the other courses or the textbooks are not that appropriate, so they have designed their own content. So if you look at that aspect, तो उसमें, और ऑब्वियसली जब आप एक बच्चा इन तमाम तरह के स्कूलों में जाएगा, तो जब लाइक ऑब्वियसली व्हेन दे आर गोइंग टू ग्रो अप, तो आपके पास जो लॉट आ रही है यंग जनरेशन की, द माइंड एंड द इंफॉर्मेशन, द जनरल नॉलेज, द काइंड ऑफ परसेप्शन, आप वो बच्चा कैसे डेवलप करके आ रहा है, ये उसकी सब स्कूलिंग पे डिपेंड करती है। द स्कूलिंग मैटर्स एक्चुअली। तो और उस पर एक और बड़े खौफनाक सी बात ये कि अब वी हैव डिवाइडेड स्कूल्स इज़ वेल, कि जी एक गवर्नमेंट स्कूल है तो एक प्राइवेट स्कूल है, और प्राइवेट स्कूल्स में भी हम लोगों ने एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दी है। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल जी, एक बहुत ही एक लो लेवल का एक प्राइवेट स्कूल है, बिकॉज उनके पेरेंट्स के या उन लोगों के पास पैसा है, तो दे थॉट इट इज़ वन ऑफ द गुड इन्वेस्टमेंट, सो वी हैव टू स्टार्ट अ स्कूल, और यहाँ से तो पैसे आना ही आना है नो मैटर व्हाट। तो हमारी तो एजुकेशन को दे हैव मेड अ बिजनेस एक्चुअली। तो वो एक घर ख़रीदते हैं और उसमें मतलब किचन में भी क्लास हो रही है, पर्पस बिल्ड बिल्डिंग्स आर नॉट देयर, जहाँ पे बच्चे की ज़हनी नशोनुमा तो शायद थोड़ी बहुत हो रही हो, लेकिन जिस्मानी नशोनुमा क्या हो रही है? और फिर ज़हनी नशोनुमा मुझे नहीं लगता वहाँ पे होती, क्योंकि जब वो लोग, ऐसे लोग जब टीचर्स हायर करते हैं, तो वो मैट्रिक और FA पास, जो कि बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं होती, एंड दे आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान।
एक्चुअली दे आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। फाउंडेशन बनाने का वक्त है, जब बच्चा एक स्कूल में आता है उसका फाउंडेशन बनाने का वक्त है, एंड यू नो जस्ट हैंड ओवर दैट चाइल्ड टू अ टीचर हु इज़ नॉट एट ऑल ट्रेन्ड एंड इवन हर सेल्फ और हिमसेल्फ इज़ नॉट दैट मच एजुकेटेड and quite aware of the teaching methodology kg I have to deal, because the teaching requires psychological aspect as well, counseling as well, classroom management. It's not about only delivering a lecture and completing the syllabus within that given time frame कि जी आपको syllabus खत्म कराना है. Actually teaching requires everything inside it. आप like, are you capable enough to be a teacher? Because unfortunately some of the people or majority of the people, they have joined the profession just for the sake of money कि जी इसमें पैसा बहुत है, बैठे बिठाए 2 लेक्चर लेने 3 लेक्चर लेने हैं तो you will get enough handsome money, तो इसके बजाय ऐसे कोई और काम करो तो better get. And वो जो quality of that जो content है, जो quality of teaching है, that is being sacrificed actually. उस पर बहुत हम लोग हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. तो जब वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो ऑब्वियसली आपका आउटपुट, यानी आपका जो स्टूडेंट है उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स है, वो सब सेक्रीफाइस कर रहे हैं. फिर जी उसके बाद मशरूम बेस्ड स्कूल्स आते हैं. मशरूम बेस्ड स्कूल्स अगेन छोटे छोटे आपने स्कूल्स की ब्रांचेस खोलनी एंड यू फील लाइक अब मैं ग्रो कर रहा हूँ तो हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है तो हमें और खोल लेनी चाहिए. और फिर अगेन the quality of the education is being compromised. फिर उसके बाद जी एलीट क्लास के स्कूल सिस्टम्स आते हैं, मीडियोकर स्कूल्स आते हैं. मीडियोकर प्राइवेट स्कूल्स, दे आर वर्किंग हार्ड ऑन देयर सिलेबस एंड दे आर लाइक वो टीचर्स भी थोड़े बहुत बेहतर हायर कर लेते हैं, लेकिन अगेन देयर इज़ समथिंग ऑलवेज मिसिंग. वहाँ भी कोई ना कोई चीज़ जो है वो मिसिंग है और एक्टिविटीज़ करवा दी जाती हैं जो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका लर्निंग से कहीं दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होता. And then comes the elite class school systems, और वहाँ obviously the content and teaching and everything is really being outstanding, but क्या है जी कि वहाँ फीस नहीं दे सकते. वो सिर्फ एक ख़ास तबके के लिए अफोर्डेबल बना दी गई है वो तालीम. यानी अब एक सिर्फ अमीर का बच्चा जो कि इतने लाख रुपया अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो दैट पर्सन या उसका बच्चा जो है या उसकी बच्ची जो है वो स्कूल में पढ़ सकती है. जो बाकी जो गरीब तबका है जो कि बेचारा 5,000 भी स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकता और शायद कभी 2,000 भी फीस नहीं दे सकता कि वो, और पेरेंट्स बेचारे जो गरीब लोग हैं उनके जहनों में ये होता है कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स के बजाय जहाँ 80-80, 90-90 और कभी कभी 100-100 बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, वहाँ भेजने के बजाय हम एक बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम एक प्राइवेट स्कूल में भेजें. तो उन गरीब लोगों को खुद कुछ शऊर नहीं होता कि वो प्राइवेट स्कूल में एक्चुअली क्या पढ़ा रहे हैं, वहाँ का कंटेंट क्या है, वहाँ टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन क्या है, वहाँ पर लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है. बस उनको ये समझकर ये सुनकर सुकून हो जाता है कि जी उन्होंने अपना बच्चा जो है वो एक प्राइवेट स्कूल में भेज दिया. अच्छा, अब बात आती है कि अब ये तो मैंने आपको कैटेगरीज बता दी कि इस तरह से वी हैव डिवाइडेड द स्कूल्स, क्योंकि मैं टारगेट इस वक्त जो बात कर रही हूँ वो स्कूल्स क्यों है, बिकॉज आई बिलीव दिस इज़ द फाउंडेशन टाइम. ये एक बुनियाद का वक्त होता है. इफ़ आपके बच्चे की या आपकी एजुकेशन की जो बुनियाद है वो स्ट्रॉन्ग बनी हुई है तो ऑब्वियसली वो उसका सोचने का स्टाइल, उसका चीज़ों को परसीव करने का स्टाइल, उसको अंडरस्टैंड करने का स्टाइल, उसकी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और क्या वो उस जो आपको जो सब्जेक्ट उस बच्चे को जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है वो उसको रिलेट कैसे कर रहा है. अनफॉर्चुनेटली अब मैं करिकुलम पे बात करूँगी. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है जी, हमारा करिकुलम हमारे स्टूडेंट्स के ज़हनी और समाजी ख़यालात या जो उसके परसेप्शंस होते हैं उसके साथ रिलेट नहीं कर रहा होता. अब एक ख़ास तबके के लिए वो बना दिया जाता है एंड देन आप यू मस्ट हैव टू सी कि कितनी डाइवर्सिटी है हमारे पूरे मुल्क में. और अगर आप एक यकसा तालीमी निज़ाम लाना चाहते हैं तो उस डाइवर्सिटी को आपको पहले एड्रेस करना है. आप सब्जेक्ट जो एक्सपर्ट्स हैं आप लोगों को, आप गवर्नमेंट को वो हायर करने पड़ेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को आपको हायर करना पड़ेगा एंड वो भी इस तरीके से कि वो तमाम सूबों को रिप्रेजेंट करें एंड दे शुड बी वेल अवेयर ऑफ देयर कॉन्टेक्स्ट कि जी हमारे सूबे के अंदर ये रवायात हैं तो हम इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं. और क्योंकि आप बेसिक मकसद जो है वो आपका स्टूडेंट को कि उसको रिलेट कर सकें. एंड
आई एम एक्चुअली नॉट ऑब्वियसली जो साइंसेज हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड ऑल दैट, वो तो यू नीड टू बी अपडेटेड अबाउट इट, आपको उसके बारे में अपडेट होना पड़ेगा, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ लाइक वे टू फार कि जी वो बहुत आगे निकल चुकी है, और हम पाकिस्तान अभी तक जो है वो हमारी मैट्रिक की इंग्लिश जो है वो बस उन्हीं चीज़ों में फिर रही है, और हम जो है वो FA और FSC में वो मिस्टर चिप्स के रोने रो रहे हैं। खैर दैट्स अनदर थिंग। और अब बात में इसके साथ ये एक और चीज़ कि जब आप जो सबसे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को जब आप बुला रहे हैं, तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से आप यू शुड नो कि एक नेशनल करिकुलम जब आप डिज़ाइन करने की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट डिज़ाइनिंग अ नेशनल करिकुलम, तो फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स एड्रेस करने हैं। फर्स्ट यू हैव टू हैव दैट आउटलाइन, कि जी इस वक्त लाइक हमारे स्टूडेंट्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइमरी के लिए आप कोई किताब बना रहे हैं, या नर्सरी प्रेप के लिए कोई किताब बना रहे हैं, तो जब आप उसको नेशनल करिकुलम में लाना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखना है, कौन सी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको आपने उसको केटर करना है कि यार इफ़ आई एम मेकिंग दैट, अगर मैं इस सिलेबस को या इस करिकुलम को पूरे मुल्क के लिए बना रहा हूँ या बना रही हूँ, तो मुझे इसको ऐसे करने की ज़रूरत है, मुझे यूँ करना चाहिए, मुझे हम सबको मिलकर सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों का एप्टीट्यूड क्या है, उनका कैलिबर क्या है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, और हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, वो कैसे उस बच्चे की डेवलपमेंट कर सकता है, उसको इंक्विजिटिव बना सकता है, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप कर सकता है, बिकॉज जो कंटेंट ऑफ द बुक है उसका इंटरेस्टिंग होना, इट्स इनफैक्ट इट इज़ वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट। जैसे आपने देखा होगा कि जी जो यूजुअली ऑक्सफोर्ड की बुक्स होती हैं, या जो बाहर के मुल्कों के सिलेबस की जो बुक्स होती हैं, वो बहुत फुल ऑफ इलस्ट्रेशंस होती हैं, मतलब बिकॉज इट इज़ पिक्चर्स, लाइक पिक्चर्स दे यूजुअली कम्युनिकेट। एक प्लेन कॉन्टेंट या एक प्लेन आपका एक पैराग्राफ्स लिखे होंगे, तो स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग इट लाइक विदाउट इट, बट जब आप एक पिक्चर एक बच्चे को एक विजुअलाइजेशन में ले आते हैं, तो आप उसकी कॉग्निटिव स्किल्स भी डेवलप कर रहे होते हैं। फिर उस इस तरह से चीज़ें, उसकी एक्टिविटीज़ ऐसे डिज़ाइन करें, द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, कि जब बच्चा उसको पढ़ ले तो वो उसको अपनी रियल लाइफ के साथ कैसे रिलेट करेगा, be it mathematics or science or social studies or Islamiyat or English or Urdu literature, whatever it is, how that person will actually relate with that, वो जो स्टूडेंट है वो उसको रिलेट कैसे करेगा, सो दैट मैटर्स। एंड नेक्स्ट थिंग, वो लाइक अब सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स का भी काम हो गया, एंड सपोज वी हैव डिज़ाइंड अ नेशनल करिकुलम पॉलिसी हमने बना ली, अब व्हाट लेफ्ट, टीचर्स ट्रेनिंग। आपके टीचर्स आर इनफ केपेबल, आप जब अपना करिकुलम डिज़ाइन कर लेंगे, जब बना लेंगे, एक नेशनल पॉलिसी बन जाएगी, तो यू मस्ट री एवेल्यूएट द कैपेबिलिटीज़ ऑफ योर, आपको री एवेल्यूएट करना है कि हमारे टीचर्स उस कंटेंट को या उस सिलेबस को या उस करिकुलम को हैंडल करने की कैपेसिटी रखते हैं। आर दे इनफ केपेबल ऑफ टीचिंग दैट करिकुलम टू द स्टूडेंट्स? अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत आई एम फीलिंग अशेम्ड ऑफ कि टीचर्स अपने ऊपर इतनी मेहनत नहीं करते, दे डोंट डेवलप देमसेल्व्स। वो ट्रेनिंग्स दे, आई हैव सीन के ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, और मतलब एलीट क्लास स्कूल से और समवेयर मीडियोकर्स, और गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम्स में भी आई हैव सीन द न्यू चेंज, बट स्टिल क्यों हमें इफेक्ट नज़र नहीं आता? what is the problem, where we are lacking actually? हम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेते दैट वी हैव स्टडीड, के मेरी जो डिग्री थी वो मैंने 2017 में ली थी, तो अब मुझे जब 2020 में पढ़ाना है, सो मुझे उसको उसके मुताबिक रह के उसको अपने आप को अपडेट करना है, मुझे अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना है। आई नीड टू लर्न मोर थिंग्स बिकॉज अब द स्टूडेंट्स आर मोर नॉलेजेबल। सो अब जब टीचर एंटर्स इनटू द क्लासरूम, तो उसको पता होता है दैट माई स्टूडेंट्स दे हैव नॉलेज, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप इम्पार्ट कर रहे हैं नॉलेज, तो बच्चे के पास भी
दे हैव इनफ गैजेट्स एंड टूल्स टू गेट इन्फॉर्मेशन. जैसे आप एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो यू आस्क योर स्टूडेंट्स टू रीड सम ऑफ द चैप्टर बिफोर हैंड. तो देयर वुड बी सम स्टूडेंट्स दोज हु वुड बी हैविंग इनफ रिसर्च, और फिर जब वो आपके पास, तो यू मस्ट बी बेटर रेडी. आपके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, और अब जितनी डाइवर्सिटी हमारे क्लासरूम्स में आ चुकी है, जिस तरह के सोशल चेंजेस आ चुके हैं, नॉर्म्स में चेंजिंग आ चुकी है, तो एक टीचर को सिर्फ एकेडमिकली ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है कि वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से हैंडल करेगा या करेगी. कि बिकॉज अब नीड्स डिफरेंट हो गई, अब स्टूडेंट्स का मेंटल लेवल डिफरेंट हो गया है, अब उनके परसेप्शंस डिफरेंट हो गए हैं. डोंट जस्ट कंपेयर योर सेल्फ विद द स्टूडेंट के मैं तो ऐसी स्टूडेंट थी या मैं तो ऐसा स्टूडेंट था तो यूँ होता था, हमारे ज़माने में होता था. ऐसा अब नहीं है. नाउ यू हैव टू डील विद द करंट सिचुएशन कि अब स्टूडेंट्स का मेंटल लेवल क्या है, पेरेंट्स किस तरह से उनकी. अब करिकुलम में भी एक और चीज़ हमें डिवाइस करने की ज़रूरत है कि जब हम करिकुलम डिज़ाइन करेंगे तो हम इवैल्यूएशन सिस्टम कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं. क्या आपने करिकुलम तो बना दिया, तो अब आप उसकी इवैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता है कि जी अब बच्चे को रिटन पेपर ले लें और उसको रिटन पेपर में से 100 में से नंबर दे दें, या उसको 75 में से नंबर दे दें, और फिर जो इतने वाला नंबर लेगा 100 में से 40 नंबर लेगा तो वो पास होगा, 75 में से 50 नंबर लेगा या 35 नंबर लेगा तो वो पास होगा. यू नीड टू डिस्टिंग्विश. एक्चुअली आपको पहले तो डिस्टिंग्विश करना है कि आप बच्चे की किस चीज़ को, मतलब उसकी एकेडमिक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स को आप लोग जो है वो इवैल्यूएट कर रहे हैं. डू यू रियली थिंक दैट कि सिर्फ एकेडमिकली किसी बच्चे को सिर्फ जज करना पूरे स्कूल टेन्योर में, पूरे एजुकेशन के स्कूल के टेन्योर में इज़ फेयर इनफ टू जज हिज और हर कैपेबिलिटीज़? नो. करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को काउंट किया जाए, इन्वॉल्व स्टूडेंट इनटू एक्स्ट्रा, मतलब आप उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस में जब लेकर जाते हैं तो तब बच्चे ने वहाँ कैसे एक्सपोजर हासिल किया या कैसा परफॉर्म किया. आप उनको प्रैक्टिकल्स करवा रहे थे, वो कौन सब्जेक्ट में एक्सेल कर रहा था, वो कौन सब्जेक्ट में नहीं एक्सेल कर रहा था. ये सब चीज़ें यू नीड टू इवैल्यूएट. और जब वो इवैल्यूएशन सिस्टम एक दफ़ा सेट हो जाएगा, बीट अ रिटन और एन ऑरल और अ प्रैक्टिकल फॉर्म, जैसे मर्जी, इन तमाम चीज़ों का एक कॉम्बो भी हो सकता है. अगेन एक ट्रायंगल आप सेट कर सकते हैं कि आप रिटन है, ऑरल है, प्रैक्टिकल है, तो यू कैन मेक, या फिर आप दैट इनमें से कोई एक चीज़ नहीं, बल्कि आई थिंक दैट द मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कि आपके स्टूडेंट का उसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी डेवलप हुई. एंड देन अगेन टीचर पे डिपेंड करता है कि वो इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएगा. अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सेक्टर में टीचर्स को हमने एक बम्बार्डमेंट से उसको हमने सब पीछे बम्बार्डमेंट की होती है कि तुमने ये सिलेबस जो है ये इस ड्यू स्पैन ऑफ टाइम में ख़त्म करवाना है, नो मैटर व्हाट, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए, क्योंकि पेपर्स आने वाले हैं या मंथली टेस्ट शुरू होने वाले हैं या टेस्ट सेशन शुरू होने वाले हैं, तो आपने इसको कंप्लीट करवाना ही है. अब टीचर विद दिस फियर, क्योंकि उसे 4 क्लासेस भाग के लेनी होती है, शी इज़ लाइक थिंकिंग कि यार मुझे आई हैव टू फिनिश दैट सिलेबस, तो उसमें जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है वो कौन, वो बच्चा हो रहा है. बिकॉज उसको सिर्फ आपने पढ़ने पे लगाया हुआ है या असाइनमेंट्स पे लगाया हुआ है, या बस उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हो रही है. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स आई गेट स्टूडेंट्स इन द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, उनके सामने इफ़ आई टॉक अबाउट जस्ट लाइक आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ गैलीलियो. अब majority of the students, they know who was Galileo and what was his invention and all that, but they were students, they have even no idea, उनको मालूम ही नहीं था कि गलीलियो कौन होता है. And when I asked them actually, so they said that they belong to the government sector school and they were only teachers, they used to come and they write on the whiteboard कि जी मैथमेटिक्स में ये सवाल है, ये आपने बस ये मैंने तुम्हें एक बता दिया है, अब तुमने सारे घर से करके लेकर आने हैं. या फिर दे यूजुअली आस्क्ड कोई हेड गर्ल बना दी कि तुम जाके सबक सुनो एंड ऑल दैट, और उसमें भी बस बच्चे, हेड गर्ल जो थी वो अपने जो पसंदीदा बच्चे होते हैं बस उनको बस फारी मतलब उसके स्पेयर कर देती है बाकी सब बच्चों. और उसमें ऐसे में कैसे आप एवेल्यूएट कर सकेंगे कि बच्चे को उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, उसने उस सब्जेक्ट नॉलेज को बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ा है. आप इंग्लिश नॉवेल्स ले लें, इंग्लिश जो नॉवेल्स जब बच्चा पढ़ा होता है या एक्स्ट्रा कोई बुक बच्चे को पढ़नी पड़ जाए तो इट फील्स लाइक अ बर्डन. उसको लगता है कि मैं पहले ही सब्जेक्ट में मुझे इतने सब्जेक्ट बुक्स पढ़नी पड़ी हैं और ऊपर से टीचर ने मुझे ये पढ़ने के लिए दे दिया है.
आप क्या कर रहे हैं, मतलब एज ए टीचर हाउ एक्चुअली यू आर गोइंग टू डेवलप द रीडिंग फॉर दैम, बिकॉज आप सिर्फ एजुकेशन का मतलब सिर्फ वो सब्जेक्ट नॉलेज नहीं देना होता, बल्कि उससे रिलेट करके आप मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप उनको उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकती हैं। और उसको आप स्कूल के अंदर कर सकते हैं, स्कूल के अंदर एक्टिविटीज़ बना लें। तो ये तो एक लाइक जब करिकुलम डिज़ाइन हो रहा है तो उस वक्त ये स्ट्रैटेजीज भी डिवाइस हो जाएंगी कि हम ये करेंगे। और फिर जब एवेल्यूएशन सिस्टम होगा, अब यहाँ पे मुझे एक और बात भी कहनी है, और वो ये है कि एक हमारा एग्ज़ाम है जी मैट्रिक, एक हमारा एग्ज़ाम है ओ लेवल्स, ए लेवल्स, और एक हमारा एग्ज़ाम है CSS। अब मैट्रिक में हमारा बच्चा जो है वो लाइक उसको एक हवा बना के उसको बच्चे को पेश कर दिया जाता है कि जी मैट्रिक में पास हो गए, क्योंकि मैट्रिक में तुम्हारी बेस बनेगी तो बस तुम्हारी सारी ज़िंदगी तुम्हें मैट्रिक का जो है वो चीज़ें जो है वो लोग देखेंगे कि मैट्रिक में इसने कितने नंबर लिए थे। अब इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग इंटरेस्ट इनटू द स्टूडेंट्स, लाइक यू आर क्रिएटिंग दैट हॉरर इन द माइंड ऑफ दो स्टूडेंट्स के पता नहीं मैट्रिक कोई ऐसी चीज़ है कि अगर ना क्लियर किया तो अल्लाह ना करे पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। और फिर ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स ये एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन सेक्टर्स हैं, और इसके पॉइंट्स अलग हैं, इसके स्कोर्स अलग हैं, इसकी ग्रेडिंग अलग है, इसके सब्जेक्ट अलग हैं। और फिर लाइक देन कम्स CSS एग्ज़ाम। लाइक आई वुड से दैट आप बल्कि जितने भी पाकिस्तानी या जहाँ कहीं लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू पॉन्डर अपॉन, आई वॉन्ट यू टू थिंक अपॉन दैट, थिंक इन टू दिस मैटर दैट कि क्या है ऐसा कि इतने लाख कैंडिडेट्स जो हैं वो CSS के एग्ज़ाम हर साल देते हैं, हर साल, और उसके बावजूद उसमें से सिर्फ 150 या 90 जो लोग हैं या मैक्सिमम 300 लोग जो हैं वो फाइनल इंटरव्यूज़ के बाद सेलेक्ट होते हैं। वाई? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कहीं हम अपने एजुकेशन सेक्टर में लैग कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, तो इस वजह से एक सेट पैटर्न का एग्ज़ाम जो कि हर साल होता है, उसके बावजूद उसकी तैयारी करने में लोग रह जाते हैं बिकॉज उनकी फाउंडेशंस, उनकी एजुकेशन फाउंडेशन वीक है। उनको उस तरीके से, उस कॉन्सेप्ट से, उनको उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया ही नहीं जाता कि वो बच्चा सवाए अपनी बुक से निकलता ही नहीं है, उसको बस रट्टा लगाना है। अनफॉर्चुनेटली रट्टा इसमें भी हमारा ही कसूर है, क्योंकि जब एवेल्यूएशन सिस्टम हमने ये सेट कर दिया कि 100 में से इतने नंबर लोगे और बच्चा समझता है कि अंडरस्टैंडिंग पे मुझे नंबर नहीं मिलेंगे, मैं खुद लिखूंगा, अपनी दिमाग से लिखूंगा तो मुझे नंबर नहीं मिलेंगे, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो मुझे नंबर मिलेंगे, और फिर जो है वो टीचर्स को। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक और फैक्टर भी आता है, एक पेपर चेकिंग। अब पेपर चेकिंग में भी एक वाज़े एजुकेशन पॉलिसी आनी चाहिए कि वहाँ पेपर चेकिंग में आप कौन से एस्पेक्ट्स जो है वो देखे जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे किस्से हम सब लोगों ने सुन रखे होंगे कि जी वो बस ये देखते हैं कि हेडिंग हो तो चेक कर लेते हैं, उसको उसके नंबर दे दिए, अच्छी मार्किंग का नंबर दे दिए, या फिर लाइक आप थके हुए हो। बहुत दफ़ा ऐसे भी सुनने को आया कि लोग क्लर्कों को या किसी को पैसे दे के अपने पेपर्स जो हैं वो चेक करवा लेते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि दे हैव गॉट अनफ पेपर्स। और फिर आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो तो FA और FSC के जो रिज़ल्ट्स थे वो सब मिक्स हो गए थे, वो शफल हो गए थे। जो बच्चे फेल हो रहे थे वो पास हो गए, और जो पास हो रहे थे वो फेल हो गए, और कुछ बच्चे जो पोजीशन होल्डर्स थे उनके इतने कम नंबर आए, और जिन बच्चों के बिल्कुल कम नंबर थे उनके। तो ये कभी नहीं सोचा उन लोगों ने कि ये जब एक पेपर चेक किया जाता है तो उस वक्त वो एक डिवाइस स्ट्रैटेजी जो है वो सामने रखी जाए, उस नेशनल करिकुलम पॉलिसी के अंदर वो चीज़ बताई जाए, समझाई जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि जब पेपर्स जो हैं जिस तरह से भी, चाहे वो किसी भी तरह का पेपर हो, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम है, चाहे वो रिटन एग्जाम है, चाहे वो, उसको इवेल्युएट करने का ये सेट स्टैंडर्ड है, इसके मुताबिक मैंने पेपर चेक करना है या मैंने पेपर लेना है। और फिर अब यहाँ पे एक और बात, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहले तो ये डिसाइड करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि एक गवर्नमेंट स्कूल के क्लासरूम में, जैसे अब तो बिकॉज ऑफ कोरोना द सिचुएशन इज़ एंटायरली डिफरेंट, यू कैन नॉट हैव मोर देन 20 स्टूडेंट्स, वो भी एक स्टैंडर्ड कमरे के अंदर आपको 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिठाने हैं। एंड इफ़ यू हैव अ स्मॉल रूम देन उसमें भी यू हैव टू सी कि वो एक सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे हैं। बट स्टिल कि आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स के इतने बड़े बड़े क्लासरूम्स हैं
डू यू थिंक दैट वन टीचर इज इनफ टू हैंडल ऑल द स्टूडेंट्स? उस 80, 90 या 100 की क्लास को एक टीचर आराम से मैनेज कर लेगी? The government has to look into so many factors actually, so many. और क्या तमाम जितने भी टीचर्स की जो वैकेंसीज हैं हर सब्जेक्ट की, क्या वो फिल है? और गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल्स में गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए कि जो जिस सब्जेक्ट का जो स्पेशलिस्ट है या सब्जेक्ट का जो मास्टर्स है या एमफिल है, क्या वही वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, या एक टीचर को इस्लामियत भी दी हुई है, उर्दू भी दी हुई है, मैथ्स भी दिया हुआ है कि तुम पढ़ा लो, तुम पढ़ा सकती हो। और अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बेस जब बन रही होती है तो वहाँ पे टीचर को तुम्हें ड्राइंग आती है, तुम ड्राइंग भी करा देना, तुम जनरल नॉलेज तो कोई बात नहीं, वो तो हर कोई पढ़ा सकता है, तुम इस्लामियत भी पढ़ा देना, तुम ये भी पढ़ा देना, तुम वो भी पढ़ा देना। एंड वो जो एक टीचर होती है वो एक ऑल इन वन काइंड ऑफ कैटेगरी हो जाती है, और फिर उसकी सब्जेक्ट की स्पेशलिटी कोई नहीं रहती। एंड और ऑब्वियसली फिर स्टूडेंट इज ऑल्सो टेकिंग इट फॉर लाइक ग्रांटेड बिकॉज दे थिंक दैट यू नो इट्स ओके, रट्टा ही तो लगाना है, इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं। और फिर जब आपकी इवैल्यूएशन सिस्टम ठीक होगा तो फिर आपकी ये जो बूटी कल्चर है या जो चीटिंग का कल्चर है ये भी ख़त्म होगा। बिकॉज जब आप देखें बूटी कल्चर या जो जिसको, सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, या ये जो चीटिंग का कल्चर है ये कैसे पनपता है? ये इसलिए पनपता है क्योंकि एग्जामिनर एज इट इज़ चेक करने का आदी होता है कि जी रट्टा लगा हुआ एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मार दिया जाए कि A to Z ये सारा का सारा ऐसे ही लिखा होगा तो मैं इस बच्चे को नंबर दूंगा या मैं इस बच्ची को नंबर दूंगी। अब अगेन प्रॉब्लम occurs because the main factor is that you are not understanding and you are not checking the basic understanding of the child. If you are checking that the child has written something from his mind or her mind, it means then you know the child has understood everything. And if you want someone else to just copy paste everything, so it means you are not making them a good learner but you are making them a rot learner। और पेरेंट्स के जिसको सारा कुछ रट्टा लगा हुआ है वो तोता बना हुआ है और उसकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं है और उसने बस उसको रट के तो नंबर ले लिए हैं। और फिर उसके बाद एक और फैक्टर कि हमारे यहाँ ग्रेडिंग का बहुत बड़ा मसला होता है। ग्रेडिंग करते हुए अब जी हमें बता दिया जाता है कि फर्स्ट डिवीजन वाला इतने नंबर लोगे तो फर्स्ट डिवीजन आएगी या A+ आएगा, इतने नंबर लोगे तो सेकंड डिवीजन या था। I believe, I'm not saying that that's wrong, but you actually have to decide something else। आप उस कौन से बेसिस पे बच्चों को ग्रेड कर रहे हैं? My question relies on that। मेरा क्वेश्चन आके वहीं ख़त्म होता है, on which basis you are evaluating a student। आप उसकी ग्रेडिंग कौन से कॉन्सेप्ट में कर रहे हैं? क्या आप उसकी अंडरस्टैंडिंग पे उसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं? क्या आप उसकी एकेडमिक्स पे ग्रेडिंग कर रहे हैं? आप उसके सोशल बिहेवियर पर उसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं? या इन सब का एक कॉम्बिनेशन जो है वो उसको लाइक फाइनल एवेल्यूएशन में रखा जा रहा है नज़र में या नहीं? या सिर्फ और सिर्फ वो जो बस उनके सामने एक पेपर आया 1 साल के बाद या हर सेशन के बाद उनके सामने एक पेपर आया, वो जो पेपर है वो बच्चे का फ्यूचर है, आर या बार, मतलब या तो वो पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा। और फिर जब बच्चा फेल होता है तो फिर लाइक वो बच्चे को भी समझ नहीं आती कि लाइक मैंने ऐसे क्या करना। और जब उसको पता चलता है अच्छा जी एज इट इज डिट्टो रट्टा लगा के आपने काम लिख देना है, बुक पूरी रट के आपने लिख देनी है, तो फिर वो बच्चा भी वो भी वैसा ही पैरेट बन जाता है। तो आप इमेजिन करें हमने पाकिस्तान में कितने तोते तो हैं वो बना दिए हैं, तकरीबन हर कोई तोता है और शायद आप में से भी बहुत सारे लोग तोते होंगे और उन तोतों ने रट्टे लगा लगा के अपने आप को उन एग्ज़ाम्स की कैद में से आज़ाद करवाया है और फिर आप लोग यू फ्लू अवे। So instead of making them parrots, why don't you make them observe everything and understand everything? Well, coming to the second last point of my vlog, and that is whenever there is some academic point of view, तो आप there should be evaluation of every school system as well। हर तरह के स्कूल, be it government और private, उनका भी एक एवेल्यूएशन सिस्टम सेट होना चाहिए। वी डू हैव एजुकेशन सेक्टर्स जहाँ पे एवेल्यूएशन होती है, वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर्स में एवेल्यूएशन होती है, लेकिन अब उसका स्टैंडर्ड क्या है और उसके बाद उन स्कूल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट क्या आती है। कोई चीज़ अगर कोई चीज़ लैक कर रही है तो आप उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे? अगर कोई चीज़ अच्छी है तो आप उसको अप्रिसिएट कैसे कर रहे हैं और उस स्कूल को दूसरे स्कूल्स के लिए रोल मॉडल कैसे बना रहे हैं? Coming to my last factor, and the factor is that
जब तक we would not take this element as one of the important element, because this is the the backbone of any nation. चाइना के एग्जांपल ले लें आप, मलेशिया के एग्जांपल ले लें, क्या हमारे बाद वो आज़ाद हुए, एंड नाउ यू कैन सी दैट दे आर वे मोर प्रोग्रेसिव देन अस. व्हाई? बिकॉज उन्होंने अपने इनिशियल ईयर्स में उनका जो फोकस पॉइंट था, उनका जो बजट था, दैट वाज मोर बीइंग स्पेंट इनटू एजुकेशन. तो जिस चीज़ में एजुकेशन के ऊपर, जो मुल्क एजुकेशन के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं या एजुकेशन के ऊपर वर्क करते हैं, दे वुड डेफिनेटली ग्रो लाइक एनीथिंग एल्स. यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली आई वुड डिस्कस सम ऑफ द रूरल एरियाज़, स्कूल्स जहाँ स्टूडेंट्स के बजाय गधे, घोड़े और फ्यूडल लॉर्ड्स के मवेशी बंधे हुए होते हैं. वहाँ पे घोस्ट मुलाजमीन होते हैं और वहाँ अनफॉर्चुनेटली वहाँ के बच्चों के लिए बेसिक एजुकेशन की रसाई भी नहीं होती. तो ऐसे में गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों के ऊपर अपनी पॉलिसी के अंदर तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए और उसको ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि वो अपने आने वाले मुस्तकबिल को एक बेहतरीन अपनी नौजवान नस्ल को एक बेहतरीन मुस्तकबिल दे सके. इस सारे एलिमेंट में ये भी देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में एजुकेशन पॉलिसी को कामयाब क्यों नहीं होने दिया जा रहा. क्या ऐसा कोई फैक्टर है, क्या इसके बैकग्राउंड पे कोई लोग हैं, कोई एलिमेंट है, कोई एंटिटी है जो कि एजुकेशन को ग्रो नहीं करने दे रही, एजुकेशन को आगे नहीं लेके जाने दिया जा रहा. क्योंकि जब तक इग्नोरेंस है, जब तक आप बच्चा जो है वो एक जाहिलियत में रहेगा, जब तक वो पढ़ाई नहीं कर रहा. रूरल एरियाज़ में आपको मालूम है 60% हमारी आबादी गाँव में रहती है और उसमें से कितने परसेंट होंगे जो कि अपने बच्चों को स्कूल्स वगैरह में भेजते हैं, और वो भी ऐसी स्कूलिंग जो उनके फ़ायदे की, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जहाँ बच्चे स्कूल से भागकर कहीं और चले जाते हैं एंड दे हैव नो आइडिया. पेरेंट्स को तो बस यही पता होता है कि अब बच्चा हमारा स्कूल गया है, बट दे आर नॉट हैविंग एनी आइडिया कि वेयर दैट माई चाइल्ड इज़ रोमिंग अबाउट. सो ये पॉइंट्स दे शुड बी दीज थिंग्स शुड बी टेकन गुड केयर ऑफ. इस पर तवज्जो की ज़रूरत है और जब इन तमाम चीज़ों को हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम एलिमेंट्स को कैटर करेंगे तो हम एक रोशन मुस्तकबिल देखेंगे पाकिस्तान का. और पाकिस्तान तालीम याफ्ता मुल्क, जब तालीम होगी तो हम महज़्ज़िब भी बनेंगे, महज़्ज़िब शहरी होंगे तो तमाम ऐसे वाक़यात जो कि जिनमें हम लोग देख सकते हैं कि हम शायद एक जुनूनी कौम बनते जा रहे हैं, हम शायद एक ऐसे खौफनाक हद तक इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं कि जिसका एंड खौफनाक निकल सकता है या बहुत भयानक निकल सकता है. इससे बचिए, इससे पहले कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो किसी गलत ट्रैक पर लगे या वो भटक जाए और 10 सालों के बाद आपके पास अपनी नेशन को, अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग पिलर्स देने के लिए ना हो, बल्कि इन सब लोगों के हाथ में जब मुल्क की बागडोर आएगी तो आप इमेजिन कीजिए कि फिर एक मुल्क के साथ क्या होगा. अपने मुल्क को अच्छी तालीम दीजिए, अपने मुल्क के बच्चों के लिए अच्छी तालीम का एजुकेशन पॉलिसी बनाइए और वो वक्त दूर नहीं कि जब हम अपने पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता, महज़्ज़िब और तालीम याफ्ता मुस्तकबिल देंगे. आप सब लोगों का शुक्रिया. इन सब एलिमेंट्स पर ज़रूर सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट्स के साथ मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा क्या आप लोग इस बारे में और क्या समझते हैं और कौन सी ऐसी सजेशन जो हैं वो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.